हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में। तो चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, आरएसी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रीशियन, ये सारे ट्रेड अवेलेबल हैं हमारे नमस्ते आईटी एप्लीकेशन पे। इसके साथ क्या क्या फैसिलिटी है ट्रेड के साथ, तो इसके साथ आपको ईएस भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ना है, डब्ल्यूसीएस भी पढ़ना है। तो आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, ट्रेड के साथ ही आपको मिल जाएगा। एग्जाम आपके पास में है, ठीक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्री में, आप उसको अटेंड करिए, ठीक है। कोर्स नहीं परचेज कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम मॉक टेस्ट अटेंड करिए। और साथ में जितने भी आपके क्लासेस चल रहे हैं हमारे नमस्ते आईटी यूट्यूब चैनल पे, उसको भी अटेंड करिए, ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका क्या नंबर है, 7800366021 पे। बाय द वे अगर कॉल नहीं लगता है तो आप क्या करिएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर क्या है आपका, 7800366950, ठीक है। चलिए कंटिन्यू हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी। आपका ऑप्शन दिया है क्या, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन दिया है सभी लोगों के साथ समान व्यवहार के लिए, हाँ जी सही बात है। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है कि सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए, हाँ ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा आपका ऑप्शन क्या है, सभी नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए, हाँ जी ये भी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। केवल समान व्यवहार के लिए बात किया जाए तो इसमें क्या कर रहे हैं, संविधान में इससे अधिक व्यापक है क्या कि सिर्फ समानता ही नहीं बल्कि क्या है कि अधिकार, आपके कर्तव्य और न्याय भी क्या होने चाहिए, सुनिश्चित होने चाहिए, ठीक है। इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्यों शिक्षा के लिए आवश्यकता है, तो इसलिए है कि संविधान का उद्देश्य शिक्षा देना नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए क्या है कि नियम बनाना है, ठीक है। अगर जब आप शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो कैसे कुछ सोच सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सभी नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए। अब सशक्त बनाने के लिए मतलब आपका हो जाएगा सशक्तिकरण, यानी कि महत्वपूर्ण इसलिए है कि संविधान का जो दायरा है इससे बड़ा होता है, ठीक है। इससे संविधान का क्या होता है, संविधान का दायरा बड़ा होता है। तो ये भी आपका, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, डी वाला ऑप्शन बच गया, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका, जब तीनों ऑप्शन सही है तो लास्ट में आपका डी ही बचा ना, तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष के बारे में पूछा है कि पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, ठीक है। ए ऑप्शन दे रहा है आपका एकतावाद, ठीक है। दूसरा आपका दे रहा है बी धर्म का विरोध। सी ऑप्शन दे रहा है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होना चाहिए। और डी ऑप्शन का दे रहा है बहुदेववाद, यानी कि, ठीक है। अब इस चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा, यानी कि पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होगा। पंथ निरपेक्ष की बात क्या है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक है। सभी को अपने अपने धर्म को मानने का आज़ादी होना चाहिए, या फिर अपने अपने धर्म को पूजने का स्वतंत्र होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं उसके लिए जो भी उनका श्रद्धा है वो प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम जैसे कह सकते हैं। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला क्यों नहीं होगा, ए वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का कोई मतलब नहीं है, इसमें ईश्वर की कोई विश्वास, इसमें एक ईश्वर के एक जो ईश्वर है उनमें विश्वास क्या है, जैसे किसी धर्म के विशेष की धारणा है, ना कि क्या है एक पंथ निरपेक्ष है ये, ठीक है। समझ में आया आपका।
आपका देखिए धर्म का विरोध का मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे धर्म का विरोध नहीं करता है, बल्कि धर्मों का क्या करना है, सम्मान करना है। यहाँ पे विरोध की बात किया है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्यों आपका गलत होगा, इसलिए गलत होगा कि यह भी क्या है, धार्मिक विश्वास का क्या है, एक प्रकार है और संविधान से ये नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए तीसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान, ठीक, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो किसने पेश किया था आपका बताइए, किसने पेश किया था। ए ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन कह रहा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा, आपका डी ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी जी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो कौन सा सही होगा आपका, तो भारतीय संविधान सभा में, ठीक है, सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो किसने पेश किया था, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी देख लेते हैं ऑप्शन के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे, तो ये संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, ये क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या थे, तो ये क्या एक प्रमुख नेता थे, परंतु ये प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए थे, ये क्या प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता थे। और आपके महात्मा गांधी जी क्या थे, तो महात्मा गांधी जी भी क्या थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उन्होंने भी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था, ना तो सदस्य थे ना ही कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 4 नंबर वाला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था। When was the Indian Constitution adopted? आपका ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, 25 नवंबर 1950 को, बी ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन कह रहा है 26 नवंबर 1949 को, आपका डी ऑप्शन कह रहा है 15 अगस्त 1945 को। अब इसमें से हमें बताना है क्या, राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 नवंबर 1950 को क्या हुआ था, तो इस दिन कोई संविधान घटना नहीं हुई था, ठीक है, इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें आपका क्या है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इस दिन संविधान लागू होने की ये तारीख है, ना कि अंगीकृत करने की ये है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 15 अगस्त 1945, तो ये क्या हुआ, ये भारत की स्वतंत्रता से पहले की तारीख है, ठीक है। स्वतंत्रता हमें कब मिली थी, तो कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को मिला था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मिला था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5वां आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष। ए वाला ऑप्शन आपका कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी ऑप्शन कह रहा है आपका जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन कह रहा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं। तो जो आपका ए वाला आपका है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या ए वाला होगा, नहीं होगा, आपका ए वाला गलत होगा। कि अब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर कौन थे, पहले देखते हैं, पहले राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके क्या थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पता है क्या थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आपकी ये जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इन्होंने क्या किया था, संविधान का उद्देश्य प्राप्त यानी कि संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत किया था। और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे, तो ये पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर आपका क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा, और डी कह रहा है आपका क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या थे, संविधान सभा के निर्माता कहा जाता है इनको। और भी ऑप्शन देख लेंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो क्या है। तो अभी अभी हमने बताया क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इन्होंने संविधान सभा में क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन क्या किया था, प्रस्तुत किया था इन्होंने, ठीक है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी इनको बोला जाता है। तो ये क्या थे, ये संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष थे, ठीक है। ये संविधान सभा के क्या थे, अंतिम अध्यक्ष थे, अंतिम अध्यक्ष थे। चलिए आपका डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, क्या थे, स्थायी आपके अध्यक्ष थे। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पता चल गया होगा आपको ना, कौन सा है आपका, ये वाला ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या कहता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, कौन से आर्टिकल को कहा जाता है, ये भी बताइएगा, ठीक है आप लोग। तो देखिए कौन सा आपका ए ऑप्शन क्या कह रहा है, मूल अधिकार, बी ऑप्शन कह रहा है नीति निदेशक, सी ऑप्शन कह रहा है मूल कर्तव्य, डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका प्रस्तावना। तो किसे कहा जाता है, चलिए तो किसे कहा जाता है बताइए, इसमें से ए बी सी डी, इसमें से कौन सा होगा। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है आपका, प्रस्तावना को, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट, प्रीएम्बल। और आपके आर्टिकल 32 को भी कहा जाता है ना संविधान का आत्मा। चलिए मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार में क्या होता है, ये नागरिकों के लिए क्या है, अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन इसमें कोई आत्मा की बात नहीं किया गया है, ठीक है। नागरिकों के अधिकार के बारे में बात किया गया है, नागरिकों के अधिकार, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आपका क्या है, तो ये सरकार के शासन को क्या करता है, मार्गदर्शक यानी कि सिद्धांत प्रदान करते हैं ये। और मूल कर्तव्य आपका क्या होता है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपका क्या करता है, ये नागरिकों के जो नागरिक हैं उनके कर्तव्यों को क्या करता है, बताता है कि आपका ये कर्तव्य है, बल्कि ये आपका संविधान का आत्मा नहीं है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को जन्म पत्री की संज्ञा दी, प्रदान की, ठीक है, जन्म पत्री की संज्ञा प्रदान की। ए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, के एस मुंशी, बी ऑप्शन कह रहा है के एस पंडिकड़र, और सी ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी ऑप्शन कह रहा है पंडित एच एन कुंजरू, ठीक है। अब इसमें से आपका क्या हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है, तो राइट आंसर आपको बता दिया जाए कि के एस मुंशी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी के भी बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है बाकी के बारे में। देखिए जो के एम पंडितकर है ना आपके, ये क्या थे आपके, ये संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, ये आपके क्या थे, मेंबर थे, किसके, संविधान सभा के। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पता है, ये आपके क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। अब देखिए पंडित H.N. कुंजरू आपके क्या थे, तो इन्होंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था। ठीक है, तो ये आपके गलत ऐसे भी हो जाएंगे। चलिए, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में नागरिकों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा होगा। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए, ए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, प्रस्तावना। बी ऑप्शन कह रहा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। आपका सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, मूल कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस, यानी कि हमें 3 पढ़ना है। ठीक है, तो 3 पढ़ना है, तो इसमें से आपका निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में नागरिकों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो किस में कहा जाता है आपको बताया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रस्तावना के बारे में आपको पता ही है कि यह संविधान का क्या है, प्रस्तावना है, जो उसके उद्देश्यों को बताता है। ठीक है, उद्देश्यों को क्या बताता है ये मैग्ना नहीं कहा जाएगा। मूल अधिकार के बारे में बता ही दिया है आपका। अब देखिए मूल कर्तव्य क्या है, तो ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं है, इसलिए ये आपके मैग्ना कार्टा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, 2 ही के बारे में जानना था और आपके मैग्ना कार्टा के बारे में बता ही दिया है। आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता के बारे में बताया है, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में आपसे पूछा है। भाग पार्ट 1 में कहां से कहां तक आर्टिकल है, तो आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक, भाग 3 में आपके आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से लेके 35 तक। ठीक है, आपके भाग 4 में आर्टिकल आपके 36 से लेके 51 तक। ठीक है, ये आपके आर्टिकल, या आर्टिकल का मतलब आपका हो गया अनुच्छेद। ठीक है, अब लेकिन इसमें आपको क्या पूछा है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में पूछा है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में पूछा है, तो कौन से में होगा, तो भाग 2 में होगा, भाग 2 में होगा, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 1 में आपका क्या बोला है, यह भारत और उसके राज्य संघी की संरचना के बारे में बताया है। और आपका भाग 2 के बारे में आपको बता ही दिया है कि नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 में आपका क्या बताया है, मूल अधिकार के बारे में बताया है। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में बताया है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है। और आपके भाग 4 में क्या बताया, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किए गए हैं, कहां से ग्रहण किए गए हैं। ए वाला ऑप्शन कह रहा है फ्रांस से, बी वाला ऑप्शन कह रहा है ब्रिटेन से, सी वाला ऑप्शन कह रहा है अमेरिका से, डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यह अमेरिका से आपका लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से ग्रहण किया गया है। चलिए देख लेते हैं, जो फ्रांस है, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो फ्रांस से गणराज्य की अवधारणा और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सारी चीजें लिए गए हैं। ठीक है, फ्रांस से।
ब्रिटेन से आपके क्या क्या लिखे लिए गए हैं, तो यहाँ से आपके संसदीय प्रणाली यानी कि कानून का शासन आदि लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से कानून का शासन या संसदीय प्रणाली, कानून का शासन या संसदीय प्रणाली। चलिए और किसकी बात देख, ऑस्ट्रेलिया की देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से समान नागरिक अधिकार के बारे में और संघीय ढांचा लिया गया है। ठीक है, संघीय ढांचा। ठीक है, और अमेरिका से आपको पता ही चल गया, मूल अधिकार का भारतीय संविधान कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका से किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और भी लिख लेना हम लोग, समान नागरिक अधिकार के बारे में लिया गया है। समान नागरिक अधिकार कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए राइट आंसर आपको पता चल गया, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेदों में से उल्लेखित है। यहाँ पे आर्टिकल के बारे में पूछा है, यानी कि अनुच्छेद के बारे में पूछा है कि कौन से आर्टिकल से है। तो देखिए आर्टिकल आपका क्या कह रहा है, ए वाला ऑप्शन कह रहा है 14 से 18, बी वाला आर्टिकल कह रहा है 19 से 22, सी वाला आर्टिकल कह रहा है 35 और डी वाला आर्टिकल कह रहा है 50, यानी कि अनुच्छेद 50 कह रहा है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 14 से लेके 18 तक, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार यहीं से लिया गया है। आर्टिकल 19 से 22 की बात किया है, तो यहाँ से क्या लिया गया है, यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया है। ठीक है, यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया है। चलिए आगे का देख लेते हैं। आर्टिकल आर्टिकल आपके 35 के बारे में बात किया है, तो यहाँ संसद की शक्ति से संबंधित है। किससे, संसद के शक्ति से संबंधित है, ये संसद के शक्ति से संबंधित है। अब देखिए आर्टिकल आपका 50 क्या है, तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्वों में ये आता है। कौन, आर्टिकल 50 नीति निर्देशक तत्वों में ये आता है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिसमें क्या क्या बात किया है, न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथकीकरण के बारे में बात किया गया है। ठीक है, पृथककरण के बारे में याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अधिकार अभी अभी हमने पढ़ा है ना, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 28 तक। ठीक है, चलिए आर्टिकल 14 से लेके 28 तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 से लेके 28 तक नहीं, सॉरी 14 से लेके 18 तक हमने देखा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीजें हमने देखा था। तो ये रहा आपका, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19 के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 19 आपका क्या कह रहा है। चलिए तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 32 को हम संविधान का आत्मा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में निहित है। आर्टिकल आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्टिकल 25 और बी ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 30 और सी ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 32 और डी ऑप्शन कह रहा है आर्टिकल 35। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आपका कि जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में निहित है। तो किस आर्टिकल में निहित है आपके, तो आर्टिकल 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में ये निहित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आर्टिकल 25 है ना, आर्टिकल 25 में क्या बात किया है आपका, तो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया है। किसके बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया है। कौन सा, आर्टिकल 25।
अब देखिए आर्टिकल 30 की बात करें तो इसमें क्या बात किया है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का या फिर चलाने का क्या है, अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। आर्टिकल 32 आपको पता ही है कि ये क्या है, संविधान का आत्मा कहा जाता है। और आर्टिकल 35 के बारे में देख लें, अनुच्छेद 35 के बारे में, तो ये संसद की शक्ति से संबंधित है, जो कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को क्या करती है, विशेष मौलिक अधिकारों का क्या करती है, कानून बनाती है ये, ठीक है, कानून बनाती है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पे है हमारे पास, आर्टिकल 32 में है, ठीक है, आर्टिकल 32 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं, किस देश से ग्रहण किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है क्या ब्रिटेन से, बी ऑप्शन क्या कह रहा है आयरलैंड से, सी ऑप्शन कह रहा है फ्रांस से, डी ऑप्शन कह रहा है रूस से। तो कौन सा हमारा हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए हमने इसको पढ़ा भी है इसको, तो आयरलैंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आयरलैंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से क्या किया गया है, आपके जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लिया गया है, ठीक है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है, लिख लें आप लोग, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है। और आपके फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से आपका क्या लिया गया है, तो भारत का जो आपके भारत के गणराज्य की जो भावना है, स्वतंत्रता है, सम्मानता है, बंधुता है, ठीक है, जो भी भाईचारा है, ये सारी चीजें यहाँ से लिया गया है, कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। लिख लेते हैं इसको, ठीक है, गणराज्य, गणराज्य की भावना, इसी के अंदर सब आ जाएगा, ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं, गणराज्य की भावना, या फिर लिख ही लेते हैं यहाँ से आपका स्वतंत्रता लिख लेते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, सम्मानता, बंधुता, ठीक है, बंधुता, ये सारी चीजें कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। रूस से क्या लिया गया है, तो ये क्या है, पूर्व सोवियत संघ है हमारा, ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, पूर्व सोवियत संघ है, पूर्व सोवियत संघ है। ये क्या है हमारा, रूस पूर्व सोवियत संघ है। और भारत ने मूल कर्तव्य की क्या किया है, प्रेरणा लिया है इससे, क्या है, भारत ने क्या किया है, मूल कर्तव्य क्या क्या किया है, प्रेरणा लिया है। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में ये नीति निर्देशक तत्व क्या 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 है, इन्होंने ग्रहण किया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अभी अवेलेबल हैं। तो एक तो आपका हो गया फिटर, ठीक है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा। अब देखिए एग्जाम तो पास में है, कोर्स तो नहीं बता सकते कि हाँ आप लोगों को कोर्स लेना ही है, लेकिन देखिए आप सजेस्ट कर सकते हैं आने वाले जो भी स्टूडेंट है, या फिर आपके फ्रेंड हो गए, या फिर आपके कोई क्लासमेट हो गया, अगर उनको जो छूट गए हैं अगले साल, अगर इस साल जो फॉर्म भरे हैं आईटीआई का, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए डीजल मैकेनिक है, अब देखिए इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो आपको नोट्स मिलेगा, टेस्ट मिलने वाला है, पूरा ट्रेड मिलने वाला है। अब ट्रेड ही तो आपको नहीं पढ़ना है ना, अब ट्रेड के अंदर आपको ईएस भी पास करना है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पास करना है। जो आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं ये सभी के लिए कॉमन है। और दूसरा जो 2 साल के कोर्स है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, आरएसी हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, ये सारे ट्रेड हैं। तो इनको क्या है कि ट्रेड के साथ, ठीक है, ट्रेड के साथ इंजीनियरिंग, ड्राइंग और साथ में WCS के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब पढ़ना होगा। ट्रेड के साथ इनका एक अलग ही CBT एग्जाम होता है, और दूसरा CBT एग्जाम इनको होता है ES का, ठीक है।
अब देखिए, आप कहेंगे कि क्या सभी ट्रेडों को ये पढ़ना होता है क्या, ईएस और इंजीनियरिंग ड्राइंग? नहीं, ये सिर्फ जैसे कि आपके इलेक्ट्रिशियन, मैंने बताया इलेक्ट्रिशियन, फिटर, आरएसी, ड्राफ्टमैन। अब देखिए कोई कोई ट्रेड है 1 साल का, जैसे कोपा हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया। उनको क्या है कि सिर्फ ट्रेड का पेपर होता है एक, ठीक है, एक जो होता है ट्रेड का सीबीटी पेपर होता है, और दूसरा एग्जाम जो होता है ईएस का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछता है। ये सभी के लिए, यहाँ पे भी 25 नंबर का पूछेगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन पूछेगा और 50 नंबर का, ठीक है, इतना याद रखना है। तो अभी क्या है, अभी आप क्या कर सकते हैं, फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, आप उसको अटेंड करिए, बाकी जो क्लास चल रहे हैं उसको आप देखिए। निम्मी के भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार क्या है फिर से नमस्ते।